हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से। वहीं दूसरी तरफ रावत हवेली में कल्याण और साध्वी रिसेप्शन के लिए नहीं गए थे। कल्याण इस वक्त साध्वी की बेड साइड में खड़ा कुछ कर रहा था और बार बार दरवाजे की तरफ मुड़कर देख रहा था। पर तभी साध्वी अंदर आई और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करते मुड़कर कल्याण की तरफ देखा, जिसे देख कल्याण एकदम से सीधा करा। क्या हुआ? क्या कर रहे हो आप? साध्वी ने आंखें चढ़ाते हुए कल्याण ने अपना सिर नहीं में हिला दिया। नहीं तो मैं कुछ नहीं कर रहा। ये कहते हुए कल्याण सोफे की तरफ जाने लगा, जिसे देख साध्वी ने कहा, आपको नींद नहीं आ रही? ये कहते हुए साध्वी ने क्लोजेट से अपने लिए नाइट सूट निकाल लिया, जिसे देखते हुए कल्याण ने सोफे पर जाते हुए कहा, मुझे अपने टीममेट से कुछ डिस्कशन करना था तो मैं यहीं सोफे पर करूँगा। ये कहते हुए कल्याण चुपचाप लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठ गया। साध्वी ने उसे देखा और अपने नाइट ड्रेस को लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। कल्याण ने उसके जाने के बाद एक राहत की सांस ली और जल्दी से सोफे से उठकर साध्वी के बिस्तर के तकिए के पास आ गया और तकिया को उठाकर देखा, जिसके अंदर उसने एक सुंदर सा बॉक्स सिल्वर रैपर में रैप करके रखा था। लेकिन इससे पहले कि कल्याण उसे फिर से तकिया के नीचे रख पाता, बाथरूम का दरवाजा खुला और साध्वी बाहर आई, जिसे देख कल्याण एकदम से सीधा खड़ा हो गया। आप क्या कर रहे हो? साध्वी ने उसकी ओर आते हुए पूछा। कल्याण एकदम से चौंक गया और हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगा और कहा, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर पेन लेने आया था। मिला कि नहीं? क्या पेन जो आप खोज रहे थे? साध्वी ने पूछा और ड्रॉर खोलकर उसमें से एक पेन निकाल कर कल्याण की तरफ बढ़ा दिया। कल्याण ने हल्का नर्वस होते हुए हाथ आगे बढ़ाकर पेन को पकड़ना चाहा, जब साध्वी ने एकदम से उसके दूसरे हाथ को पकड़कर आगे किया। क्या है ये कहते हुए साध्वी ने उसके हाथ में पकड़े बॉक्स को देखा और कल्याण को देखने, वो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। कल्याण ने मुश्किल से कहा। साध्वी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तो अभी देंगे या बाद में? नहीं, मैं अभी दूंगा। ये कहते हुए कल्याण ने बॉक्स को उसके हाथ में रख दिया और जल्दी से उठा लिया। ये क्या है? आपने वापस क्यों ले लिया? साध्वी ने असमंजस में पूछा। कल्याण ने बॉक्स को खोलते हुए जवाब में कहा, मैं खुद इसे पहना दूँ सोच रहा था। ये कहते हुए कल्याण ने बॉक्स से खूबसूरत डायमंड रिंग निकाली, जिसे देख साध्वी की आंखें एक पल को फैल गई, जिसमें एक सोलिटेयर डायमंड का नाजुक से प्लेटिनियम रिंग में जरा हुआ सादगी के साथ चमक रहा था। ये क्या है? साध्वी की आवाज़ में हैरानी और उलझन दोनों थे। कल्याण ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे से उसकी अनामिका उंगली आगे बढ़ाई और रिंग पहनाने लगा। कल्याण, साध्वी ने हल्के से उसका हाथ रुका। ये अचानक क्यों? कल्याण ने उसे देखने के बाद थोड़ी देर चुप कर कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें अब तक कोई रिंग नहीं दी थी तो दे रहा हूँ। ये कहते हुए कल्याण ने साध्वी की उंगली में रिंग पहना दी और उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। बहुत खूबसूरत लग रही है। साध्वी अपने हाथ को अपने नज़रों के सामने लाकर देखने लगी, उलट पुलट कर। ये देख कल्याण ने पूछा, तुम्हें कैसी लगी? हाँ, साध्वी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अच्छी है। कल्याण अपने सिर को हल्का सा खुलाते हुए कहा, मुझे आइडिया नहीं है कि लड़कियों को क्या पसंद होता है, बस इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैंने ले आया। वह कितने की है? साध्वी ने सीधा पूछा। कल्याण ने सुनकर चौंक गया। क्या? मैंने पूछा ये रिंग कितने की है? साध्वी ने इशारे के साथ पूछा। कल्याण ने अपने कंधे चढ़ाकर सोफे की तरफ जाते हुए कहा, क्या मैटर करता है? तुम्हें पसंद आ गई ना? मैटर क्यों नहीं करता? मैंने तो नहीं कहा था इतना महंगा गिफ्ट लेने के लिए। तो फिर बताइए मुझे कितने की है? ये कहते हुए साध्वी कल्याण के पीछे पीछे आ गई। कल्याण ने थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहा, साध्वी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें गिफ्ट दे रहा है क्योंकि उसके पास पैसे है, तो तुम्हें लूटना चाहिए ना। अगर मैं खुद कमा सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और के पैसे का सहारा लेना चाहिए। साध्वी ने सीधा सा जवाब दिया। कल्याण ने सोफे पर बैठते हुए साध्वी को देखा और कहा, तो तुम कहना चाहती हो कि अगर तुम खुद को अपने सारे शौक पूरे कर सकती हो तो किसी को तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। साध्वी ने सफाई देने की कोशिश की। कल्याण ने बीच में कहा, कोई बात नहीं, तुम मजाक कर रहा था, ज़्यादा महंगी नहीं है, सो डोंट वरी। ये कहते हुए कल्याण ने जानबूझकर हेडफोन कान पर लगा लिया, जिसे देखते हुए साध्वी की आंखें सिकुड़ गई और उसने कल्याण के कान से हेडफोन निकालते, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? कल्याण ने असमंजस में साध्वी को देखते, मैं कैसे इग्नोर कर रहा हूँ? साध्वी ने आंखें तरेरते हुए, हेडफोन लगाना मतलब क्या होता है? जब बात अधूरी हो और सामने वाला जवाब न दे तो उसे इग्नोर ही तो कहते हैं। कल्याण ने धीमे से सांस लिया। मैंने तो सिर्फ हाँ, आपने तो बस मजाक किया था। साध्वी ने उसकी बात को काटते हुए चिढ़ा, आप हर बार ऐसे क्यों करते हो कल्याण?
जब कोई इमोशनल बात होती है तो क्या या तो आप हंस देते हो या ऐसे एक्सप्रेशन बनकर देखते हो जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। कल्याण ने हकबकाते हुए कहा, मैं हंसता नहीं हूँ, मुझे बस पता नहीं होता कि जवाब क्या दूँ। कम ऑन कल्याण, मैं कोई गुड सवाल नहीं पूछ रही थी, बस ये जानना चाहती थी कि ये रिंग कितने की है। गलत बात तो नहीं पूछी। कल्याण ने एक पल उसे देखा और फिर चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां आपस में कसने लगी थी। इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो आप? साध्वी ने अब थोड़ी शांत आवाज में कहा। क्या इसमें कुछ छुपाने जैसा है? कल्याण ने एक पल उसे देखा, फिर आंखें फेर ली। साध्वी उसकी हर हरकत को पट रही, उसकी आंखें सिकरी। फिर उसने धीरे से कहा, कल्याण, क्या आपने ये रिंग उधार लेकर खरीदी है? कल्याण ने तुरंत सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बताने में इतनी हिचक क्यों हो रही है? साध्वी ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। कल्याण ने आंखें बंद कर ली और सिर दीवार की तरफ घुमाते हुए कुछ पल की चुप्पी के बाद धीमे से कहा, क्योंकि मुझे पता है तुम सुनोगी तो गुस्सा करोगी और मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्सा करो। साध्वी के भवें हल्की चढ़ी। कल्याण, क्या किया आपने? कल्याण अब भी उसे देखे बिना धीरे से कहा, मैंने फ्लोरिडा वाला अपना फ्लैट बेच दिया। जिसके इतना कहते ही कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा। साध्वी का चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ गया था। आपने क्या? हाँ। कल्याण अब उसकी तरफ देख रहा। मैंने उसे रखा ही क्यों था, उसमें तो कोई रहता भी नहीं था और मुझे लगा तुम्हें कुछ देना है ऐसा जो तुम्हारे जितना खूबसूरत हो। फिर करोड़ों की चीज़ है वो फ्लैट। साध्वी के शब्द गले में अटक गए। वो अपने आप एक अंगूठी के लिए बेच दिया? कल्याण ने कंधे उचका दिए। बस ईंट पत्थर था और तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूँ उसमें से कहीं ज़्यादा कीमती है। रिंग तो बस तरीका था। ये कहते हुए कल्याण के चेहरे पर कोई हिचक नहीं थी। साध्वी उसके चेहरे को हर एक भाव को पढ़ रही थी। तुम पागल हो कल्याण रावत, तुम सच में पागल हो। जिसे सुन कल्याण मुस्कुरा दिया। मुझे पता है, पर अब आदत डाल लो। नहीं, आदत नहीं डालनी मुझे किसी ऐसे की जो इस तरह बिना बताए इतने बड़े फैसले ले ले। साध्वी ने नाराजगी से कहा, ओह, तो अब ये भी गलत हो गया। कल्याण ने एकदम से खड़ा होगा। तुम्हें चाहिए था रिंग? नहीं। तुम्हें चाहिए था जवाब? नहीं। असल में तुम्हें चाहिए था लड़का जो हर बार तुमसे इजाज़त लेकर सांस ले। अब ड्रामा मत करो, बात घुमाओ मत। साध्वी ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहने की कोशिश की, जिसकी बात को कल्याण ने बीच में काट दिया। मैं घुमा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ कि मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता, खासकर तब जब वो हर बात में तुक निकालती है। तुक? सीरियसली? साध्वी की आंखों से मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी उस चीज़ की कीमत क्या है जो आपने मुझे दी है और आप उसे एक लड़ाई बना बैठे। कल्याण की सांसें तेज हो गई थी, पर उसने खुद को रोका। फिर वो एकदम से साध्वी के पास आया, उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बहुत शांत लहजे में कहा, इस रिंग की कीमत करोड़ों की नहीं है साध्वी, इसकी असली कीमत वो है जो मैंने छोड़ा ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। साध्वी आंखों में नमी ले कल्याण को देखने और उसने कांपते हुए हाथों से अपनी उंगली में पहने रिंग को देखा। कुछ देर पहले वो रिंग सिर्फ कल्याण का दिया हुआ तोहफा था, लेकिन वो रिंग से कहीं ज़्यादा बढ़कर था। कहीं तुम अब ये तो नहीं सोच रही कि तुम इसे वापस करोगी? कल्याण ने साध्वी को देखते हुए पूछा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? साध्वी ने आंखों में चमक लिए पूछा। कल्याण ने अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल फाड़ कर फेंक दिया है, तो ये ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। साध्वी ने अंगूठी को निकालने के लिए पकड़ा, जिसे देख कल्याण ने उसके कलाई को थाम लिया। अब ये क्या कर रही हो? संभाल कर रखूंगी जैसे अपने बाकी महंगी ज्वेलरी को संभाल कर रखती हूँ। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी बाकी ज्वेलरीज में आ गया? कल्याण ने आंखें चढ़ाते हुए साध्वी ने अपना सिर नहीं में हिला। तो नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन अगर आपका ये ट्रीटमेंट ऐसा ही रहा तो मुझे एक दिन आपको भी लॉकर में बंद करके रखना होगा। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्योंकि मैं सांस लेने वाला गहना हूँ। कल्याण ने हल्का सा मुस्कुराया, जिसकी मुस्कान को देखते हुए साध्वी ने पूछा, कल्याण, आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं? कल्याण साध्वी के सवाल को सुनकर बिल्कुल खामोश रह गया और उसे खामोश देखते हुए साध्वी ने फिर से पूछा, कल्याण? कल्याण ने बीच में ही धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि मेरी मॉम मुझे और सिद्धार्थ को इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि उन्हें श्वेत रावत से प्यार नहीं मिला। हूँ? साध्वी हल्का सा चौंकी, जैसे उसे कुछ नया पता चला। तुम्हारी मॉम? छोड़ो, इस बात को मैं याद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बस ये याद रखना है। कल्याण ने बात को टालते हुए साध्वी कल्याण के चेहरे के आने वाले एक्सप्रेशंस को देखते रही और वो जानना चाहती थी, लेकिन कल्याण के उतरे हुए चेहरे को देखते उसने और कुछ नहीं पूछा। हल्का मुस्कुरा कर कहा, आप मुझे कई बार डेट पर लेकर जा चुके हैं, कैसा हो अगर मैं आपको डेट पर लेकर चलूँ? डेट? कल्याण ने थोड़ा सा चौंक गया। मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा कि तुम मुझे
किस तरह से इम्प्रेस करती हो। हाँ, एक्साइटेड हो जाइए, फिर मैं आपको इम्प्रेस कर चुकी हूँ मिस्टर रावत, तो आप फुल ऑन इम्प्रेस होने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहते हुए साध्वी ने कल्याण के चेहरे को छू लिया और एक नज़र अंगूठी पर डाल मुस्कुराते हुए बिस्तर की तरफ चली गई। कल्याण ने उसे जाते हुए देखा और जाकर सोफे पर बैठ गया, पर तो अभी साध्वी का फ़ोन बजा। साध्वी ने अपने फ़ोन को बिस्तर से उठाकर देखा तो उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। साध्वी ने कुछ पल रुके रहने के बाद कॉल अटेंड किया। हेलो। दूसरी तरफ से नैतिक की आवाज़ आई, मुझे तुमसे मिलना है अभी, और अगर मैं मना कर दूं तो? साध्वी ने पूछा। कल्याण ने जवाब में कहा, मैं कुछ करूंगा तब मत कहना। साध्वी ने अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए कान से फ़ोन हटाकर फ़ोन को देखा और सोफे पर बैठे कल्याण ने साध्वी के चेहरे को देखते, कौन है? साध्वी ने चौंकते हुए कल्याण को देखा और अपना सिर नहीं में हिला दिया। नहीं, कोई नहीं, अननोन नंबर है, तो बात क्या करना है? अननोन नंबर कहकर कॉल कट कर दो। साध्वी ने अपना सिर हिला दिया और फ़ोन कान पर लगाते हुए कहा, मुझे हेलो। इससे आगे की साध्वी कुछ कहते नैतिक ने बीच में कहा, स्नोवी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ हम हमेशा मिलते थे। इतना कहकर नैतिक ने कॉल कट कर दिया। साध्वी ने फ़ोन को टेबल पर रखते हुए कहा, कल्याण। कल्याण ने साध्वी की तरफ देखा। क्या आपको नींद नहीं आ रही? साध्वी ने पूछा। कल्याण ने अपना सिर हिलाते हुए लैपटॉप को बंद किया और उसकी तरफ चलाया। वहीं दूसरी तरफ नैतिक इस वक्त हाईवे रोड पर गाड़ी रोके अपनी गाड़ी की बोनट पर बैठा ऊपर आसमान में उड़ते बादलों को देख रहा था, जो कि बार बार चांद को ढक रही थी और फिर से अपने चादर को पीछे खींच रही थी। उसकी आंखें बेहद खाली थी। उसने आसमान को देखते हुए धीरे से कहा, हाँ, मुझ में लाख खराबियां हैं, पर उसके लिए भी मैं खराब हो जाऊंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये कहते हुए नैतिक ने अपने फ़ोन को फिर से उठाकर देखा और गुजरते वक्त को देखते हुए, क्या वो आएगी? लगता है नहीं आएगी। वो इस कल्याण से प्यार करते, उसे वो दोनों भाई पसंद आ गए, मगर मैं नहीं। क्यों? नैतिक के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने गाड़ी की बोनट से उतरते हुए गुजरते गाड़ियों को देखा और बस अंधेरे में अपने सवालों को जवाब था। पर तभी एक फुल स्पीड बाइक उसकी आंखों के सामने से अनबैलेंस होते हुए करीब 150 मीटर की दूरी पर जाकर क्रश हो गई। उसे चल रहा शख्स पेट के बल जमीन पर गिर गया। नैतिक ने बिना किसी भाव को उस तरफ देखा। उसे देखते हुए लग नहीं रहा था कि वो मदद करने के मूड में है, पर न जाने क्या उसके मन में उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। जान को जोखिम में डालने वाले फालतू शौक। ये कहते हुए नैतिक ने गहरी सांस ली और उस शख्स के पास आकर उसने धीरे से कंधों पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वो शख्स एकदम से उठकर बैठ गया। नैतिक ये देखकर हल्का सा चौंक गया। पीछे होने के चक्कर में उसका पैर सड़क पर थोड़ा सा फंसा और वो पीछे के बल सड़क पर बैठ गया। उस शख्स हेलमेट के अंदर से नैतिक की तरफ देखा और उठकर खड़े होते हुए अपने दस्ताने पहने हाथों से पैंट को झाड़ते हुए अपने कोट को ठीक किया और नैतिक की तरफ हाथ बढ़ा दिया। नैतिक ने उसके हाथ को देखा और खुद ही उठकर खड़े होते हुए कहा, चेक कर रहा था कि जिंदा हो या मर गए, बट इन्फॉर्मेटिवली यू आर अलीव। ये कहते हुए नैतिक ने अपने पैंट को झाड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ जाने के लिए मुड़ा। वो 3 कदम ही चला जब मेरी जिंदगी बदकिस्मती कैसे हुई, एक शांत लेकिन ठंडी आवाज़ आई। नैतिक ने जाते हुए कदम रुक गया और उसने पलट कर पीछे देखा, जहाँ लंबे आई सैलेस गुलाबी और हल्के भूले कर्ली बालों के साथ एक लड़की हाथ में हेलमेट पकड़े खड़ी थी। नैतिक की नज़र एक पल के लिए उस पर ठहर गई। जब उसने अगले ही पल पूछा, क्यों? सड़क पर गाड़ी चलाकर लोगों को मारने के शौक पाल रखा है? तो आप अपनी गाड़ी अंदर गैराज में रखो, बाहर खड़ा क्यों कर रखा है? ये सड़क आपके पापा ने बनवाया है? लड़की ने आंखें सिकुड़ा दी। नैतिक की आंखें सिकुड़ गई। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे बाप ने ये रोड रेसिंग के लिए बनवाया है? ओह मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। मेरे पापा के बीच में लाना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी मम्मी पापा एक कर दूंगी, लड़की ने गुस्से से कहा। नैतिक को एक पल के लिए लगा जैसे उसने उस लड़की को कहीं देखा है और लड़की को भी वही महसूस हो रहा था, लेकिन सामने खड़े आंखों में डार्क सर्कल और बड़े दाढ़ी के साथ ठंडा चेहरा, पिचके हुए गाल में वो आदमी उसे पहचान नहीं आ रहा था। नैतिक ने अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए, आई डोंट केयर हु आर यू। मेरी गाड़ी साइड में है, गलती तुम्हारी जो तुम्हें चलाना नहीं आता। लड़की ने हेलमेट एक हाथ में घुमाया और थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, चलना तो मुझे आता है, लेकिन ब्रेक तुम जैसे लोगों की अकड़ पर लगाने चाहिए। नैतिक ने ठंडी सांस ली और व्यंग से हंसते हुए कहा, अकड़ दिख रही है तुम्हारी, गाड़ी से ज़्यादा तो तुम खुद अनबैलेंस हो। लड़की एक कदम और आगे बढ़ गई। और तुम क्या हो? सड़क के किनारे बेंच की तरफ बैठे रहने वाले जो बस आते जाते लोगों पर कमेंट करते हैं। नैतिक ने पलट कर उसे देखा और कहा, तुम्हें क्या लगा बाइक चलाकर किसी मूवी के हीरोइन लग रही हो? ये रियल लाइफ है, यहाँ गिरने पर चोट भी लगती है और शर्म भी आती है।
लड़की ने हल्का सा गर्दन टेढ़ी करके उसे देखते हुए कहा, और शर्म तुम्हें नहीं आई जब तुम यहाँ अकेले बैठे चांद से जलन खा रहे थे। एक पल को नैतिक का चेहरा ठिठक गया, जैसे किसी ने उसके सीने में पुराना जख्म छोड़ दिया। लेकिन फिर उसने अपनी बाहें सीने पर बांधी और ठंडी मुस्कान के साथ, कमाल है, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम सड़क पर गिरी हो, लेकिन जबान आसमान पर चढ़ी है। लड़की ने अब सच में झुंझला चुकी थी। तुम जैसे लोग ही दुनिया में सबसे ज़्यादा जहर फैलाते हैं, खुद अंदर से खाली और ऊपर से भरे हुए। तुम्हें देखकर तो लगे कि गाड़ी नहीं गम ठेल रहे हैं सड़क पर। नैतिक एकदम से उसके पास सा खड़ा हुआ, तुम्हें देख के लगता है कि ब्रेक फेल हो चुका है, गाड़ी भी और जुबान भी। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को घूर। रात की ठंडी हवा के बीच में पल गर्म हो चुका था। फिर लड़की ने एक लंबी सांस ली और, मैं लोगों से बहस नहीं करती, लेकिन तुम जैसे लोग मजबूर कर देते हो। नैतिक ने भी धीरे से कहा, और मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन तुम जैसे लोग आ जाते हैं अपनी ही कहानी लेकर। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें।